Hi, welcome back. So now we'll talk about the periodic properties of the 18th group element. बहुत simple topic है. Almost whatever we have studied in the periodic table, the everything will be applicable as it is without any exceptions. तो सबसे पहले हम बात करते हैं periodic properties में. First thing we'll talk about is the periodic properties of atomic radius. तो क्या होगा? Simple logic है. Down the group, atomic radius will increase. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो साइज तो इंक्रीज ही होगी. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हीलियम का 2, हीलियम का 1, नियॉन 2. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजिंग, द साइज विल इंक्रीज. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है. जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप से या एस ब्लॉक एलिमेंट से या एल्कली मेटल से 7 ए ग्रुप तक या फिर आप कह लीजिए 17th ग्रुप तक जब हम जाते हैं तो क्या होता है? साइज कम होता है. तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीजेस, लेकिन size of the 18th group is much bigger than that of 17th group. Left to right size is decreasing, but 17th group to 18th group size increases. Explain why. तो इसका आप लॉजिक समझो. इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं लेता हूं क्लोरीन, ध्यान से समझना, इसमें कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस का कंसेप्ट आएगा. ये डाइक्लोरीन है और नियॉन तो नियॉन ले लो या आर्गन ले लो, सॉरी, क्लोरीन के बाद आर्गन. आर्गन एक मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है. तो यहां पे क्या होगा, ये दो क्लोरीन एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड है. जब दोनों क्लोरीन एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो हम इसका फाइंड करेंगे कोवेलेंट रेडियस, ठीक है. और कोवेलेंट रेडियस जो यहां पे हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द कोवेलेंट रेडियस. और हमें पता है कि कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल से थोड़ी स्मॉल होती है क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग हो जाता है. और यहाँ पे आर्गन आर्गन में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है. मोर ओवर, जब किसी सब्सटेंस के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती है तो you cannot bring them closer to them beyond a certain distance. इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वैन डर वाल्स डिस्टेंस. और इस वैन डर वाल्स डिस्टेंस का जब हम हाफ करते हैं तो इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है. तो हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्ड, सॉरी, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में अबाउट द रेडियस ऑफ द एटम. हमने वहां पे प्राइमरीली 3 तरह की रेडियस डिफाइन की थी: कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है. सो जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड बनता है वहां पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ का हाफ करना पड़ता है तो कोवेलेंट रेडियस मिल जाती है. जहां कोवेलेंट बॉन्ड बनता है आपको सेम एटम्स के बीच में, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के बीच में, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो उनके बीच में अगर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसकी लेंथ को, बॉन्ड लेंथ को हाफ करने से कोवेलेंट रेडियस मिलती है. क्या ये परफेक्ट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है. ये एक्चुअल रेडियस से थोड़ी कम होती है क्योंकि जब दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं. तो रेडियस एक्चुअल से थोड़ी कम आती है लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वी हैड टू कॉम्प्रोमाइज इट एट दिस पॉइंट. अगर दो एटम्स एक दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, एटम्स की बात कर रहा हूं, आयंस की नहीं, तो अगर कुछ एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो वो एक दूसरे को के कांटेक्ट में भी आना अलाउड नहीं है क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो सॉलिड स्टेट में भी दोनों एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. इवन इन द सॉलिड स्टेट दे विल स्टॉप एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. तो दोनों नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इन सॉलिड स्टेट, आई रिपीट, distance between non-bonded atoms in solid state of a substance is called van der Waals distance. और van der Waals distance का जब हम हाफ करते हैं तो हमें मिलती है van der Waals रेडियस. और van der Waals रेडियस हमेशा एक्चुअल से थोड़ी ज्यादा होती है. तो इनर्ट गैसेस की रेडियस
हैलोजन से ज्यादा क्यों है? तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं दैट हैलोजेंस हैव the covalent radius which is less than actual, whereas inert gases have the van der Waals radius which is bigger than the actual radius. समझ में आ गया concept? So this is about the radius part. Now atomic radius will increase down the group, ये हमने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और एक एडिशनल पॉइंट भी डिस्कस कर लिया. Now helium, neon, argon, krypton, xenon, radon down the group एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. आपको ये वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू हैव अ प्रिसाइज आइडिया कि कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है. ठीक है. और ये जो रेडियस है ये उनकी वैन डर वाल रेडियस है, इतना याद रखना. ठीक है. सो ऑर्डर क्या होगा? डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज. ठीक है. नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो पहली बात तो यह है कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि साइज कम होता है. तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. तो अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप से या फर्स्ट ग्रुप से 17th ग्रुप तक जाते हैं तो बीच में थोड़े बहुत एक्सेप्शन आते हैं, जैसे 15th ग्रुप का एक्सेप्शन आता है, सेकंड ग्रुप का एक्सेप्शन आता है. बट ब्रॉडली हम कहेंगे तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है. 17 टू 18 ग्रुप भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है. ऑर्डर वाइज कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस. हम जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में माइनर इंक्रीज होता है या कंसिडरेबल इंक्रीज होता है. लेकिन 17 ग्रुप टू 18 ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शनल इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स. राइट. नाउ डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज. जब ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon, it will be in the decreasing order. Okay. Now आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है. अगेन कम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नॉर्मली क्या होता है? जनरली फॉर मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स, for most of elements in the periodic table. For most of elements in periodic table, if you are taking atom A in the isolated gaseous atom, then you are adding electron into it, so you get A minus ion and energy is released. हीट रिलीज होता है. समझ में आ गई बात? अब क्या होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में? हम कहेंगे कि जो हीट रिलीज हुई है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी नेगेटिव है. मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है. फॉर इनर्ट गैसेस क्या होता है? तो इनर्ट गैसेस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स से नियॉन लिया है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और फिर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? नियॉन माइनस. अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s1. आप देख रहे हैं एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे नया शेल ऐड करना पड़ रहा है. वुड यू एवर वेलकम सच गेस्ट जिसके आने के लिए आपको एक अलग से अपने घर में रूम बनवाना पड़े? वुड यू एवर वेलकम सच गेस्ट? इनर्ट गैसेस में एग्जिस्टिंग वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है एंड यू कैन नोट इट डाउन. इन द inert gases, existing valence shell is completely filled. So new electron is to be added into the higher energy shell. Hence, when electron is added,
एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब। तो हम कहेंगे इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये एनर्जी रिलीज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली पॉजिटिव होती है? दैट इज सेकंड ए ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। दूसरा सेकंड ग्रुप के बाद हमारे पास है 15th ग्रुप में से नाइट्रोजन, 15th ग्रुप का ओनली नाइट्रोजन। और उसके बाद हमारे पास है 18th ग्रुप और जीरो ग्रुप। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती। ठीक है, तो जब 15th ग्रुप पढ़ेंगे तब ये पॉइंट याद रखना कि 15th ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन की पॉजिटिव है। ठीक है, नाउ ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ values of the electron gain enthalpy are given, मतलब this much energy is being absorbed, इतना एनर्जी क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है। okay, now some small questions. The element with the highest first ionization enthalpy is, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है हीलियम का, बिकॉज हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 which is the first shell and it is completely filled. तो सबसे स्मॉल शेल है और उसमें भी कंप्लीटली फिल्ड है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट डिफिकल्ट। सो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ऑफ हीलियम इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द 18th ग्रुप एलिमेंट। तो हीलियम टू xenon to radon, the electron gain enthalpy, that is the atomic size will keep on increasing, right? Now next question is the first ionization enthalpy of argon is this much. आर्गन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको गिवन है, तो नियॉन का कितना होगा? तो नियॉन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो भी होगा वो 1520 से ज्यादा होगा। लॉजिक यह है, हमें वैल्यूज लर्न नहीं करनी, लॉजिक लगाना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन, तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग। When ionization enthalpy is decreasing, जो भी नियॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो मोर देन आर्गन होगी। क्लियर? So out of the given option, which is the higher value, higher than this, right? That is how we will select the answer. Now periodic properties part 2, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे about the density। तो ज्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डाउन द ग्रुप क्या होता है, दोनों चीजें बढ़ती हैं। डाउन द ग्रुप मास भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। जब दोनों चीजें इंक्रीज होंगी तो क्या डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं। हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें से इंक्रीज इन मास is in greater proportion than increase in volume. So density will increase down the group. हीलियम की डेंसिटी एयर से बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए हीलियम फटाफट एनवायरनमेंट से एस्केप कर जाती है। ठीक है, सो दैट्स अ सिंपल लॉजिक। सो डेंसिटी ऑफ द नोबल गैसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हीलियम इज द लाइटर देन एयर, so it will escape easily from the atmosphere. Neon slightly lighter, okay,
एंड आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन आर हेवियर, राइट? डेंसिटीज की वैल्यूज लर्न नहीं करनी है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो पहली बात, melting and boiling points are directly proportional to the intermolecular force, and in inert gases, intermolecular force is a dispersion force, London force, ठीक है, dispersion force. Weakest type of van der Waals forces are present, so melting and boiling point will be very low. दूसरी बात, जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, और अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेंगे। तो विद इन 18th ग्रुप जब आप देखोगे फ्रॉम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो डाउन द ग्रुप उसका एटॉमिक मास बढ़ेगा, सो इंटरमोलिकुलर फोर्स विल इंक्रीज। एज इंटरमोलिकुलर फोर्स विल इंक्रीज, ऑब्वियसली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। लेकिन अगर आप इनको बाकी किसी एलिमेंट से कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और उसका रीजन है डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स प्रेजेंट है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो एंड दे डिक्रीजेस top to bottom in the group, right? Now 18th group element occur as only gases. क्या reason है? Why they occur only as gases? Because they have the very weak van der Waals force. Next, group 18th elements are having, हमें कहना चाहिए they have zero electronegativity. Why I would prefer to say zero electronegativity? उसका एक simple reason है। जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी और नेचर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी और नेचर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जब बॉन्ड बनेगा तभी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, जब बॉन्ड बनेगा तभी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहां तो बॉन्ड ही नहीं बनता, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, ठीक है। सो दे आर हैविंग द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर जीरो ऑप्शन दिया होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, ओके। नोबल गैसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, देखो अगर हम पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये है मोस्ट रिएक्टिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और पीरियोडिक टेबल के सेकंड लास्ट पार्ट में आते हैं एकदम नॉन मेटल्स, यहां पे 17th ग्रुप के हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, और फिर यहां पे आती हैं आपकी इनर्ट गैसेस। तो अगर आप इसको ऐसे बेंड करके टर्न करोगे तो क्या होगा, एस ब्लॉक हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एस ब्लॉक, एंड हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, दैट इज 17th ग्रुप, दोनों के बीच में कौन होगा, दैट इज विल बी द 18th ग्रुप एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट। तो highly electronegative, highly electropositive, both A and B, so they are the link between first group and 7A group or 17th group, okay. Now in noble gases, from top to bottom size increases, no exception, right? So which group of the element has the smallest radius? Which group has the smallest radius? तो हमारे पास है 17th ग्रुप। मैंने आपसे कहा था लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, बीच में कुछ छोटे एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन ब्रॉडली साइज कम होती है, लिथियम से लेके बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लेकिन फिर साइज इंक्रीज होती है। व्हाई? बिकॉज दिस इज कोवेलेंट रेडियस and this is van der Waals radius, and van der Waals radius is always more than the actual radius, okay.
नेम द एलिमेंट्स विच हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो अभी हमने डिस्कस किया था हीलियम। Order the density of the noble gases down the group density will increase, so there is nothing much, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, कोई exception नहीं है, down the group density will increase. Periodic properties part 3. Periodic properties, physical properties, noble gases की properties क्या है? बहुत simple है, colorless, odorless, tasteless, mostly water insoluble, तो monoatomic है, stable है, colorless है, tasteless, odorless and inert, they do not react, okay, and inflammable. Next, periodic properties, physical properties. Water में solubility का logic समझो. What do you expect them to be? Are you expecting them to be water soluble or water insoluble? तो आप broadly कह सकते हो कि they should be water insoluble, but to some extent they may be water soluble. थोड़ा कम quantity में dissolve होते हैं, लेकिन dissolve होते हैं. तो dissolution का reason क्या है? क्योंकि water में तो hydrogen bond है, और let's say this is water, dipole, partial positive partial negative, और ये आपका है इनर्ट गैस का मॉलिक्यूल, तो ये है नॉन पोलर और ये है पोलर, तो ब्रॉडली अगर आप सोचो तो ये मिक्स नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट डिसॉल्व, लेकिन ड्यू टू दिस ये बन जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से इसमें हो जाता है डिस्टॉर्शन, partial positive partial negative, and because of that to some extent it is soluble in water. ओके, तो solubility in water का रीजन क्या है? नोबल गैसेस क्यों डिसॉल्व होती है? देखो हीलियम का साइज सबसे छोटा है, तो हीलियम में डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा, तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वैसे भी वो बहुत लाइटर गैस है, पर जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, राइट, सब साइज बढ़ेगी, तो मैंने अभी आपको जो डिस्टॉर्शन बताया था, अगर छोटा एटम होगा तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी थोड़ी इंक्रीज होती है ग्रुप में, राइट। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल डाइपोल रहे हैं, और नोबल गैसेस में इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो पोलराइज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल देयर इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनर्ट गैसेस आर हाईली सॉल्युबल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विफिकेशन टेंडेंसी, देखो अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको चाहिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ते हैं, देन इजी टू लिक्विफाई, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यहां पे मिनिमम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मिनिमम है, और यहां पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम है, ठीक है, और रादर अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कंसिडर नहीं करना चाहते तो यहां तक भी ले सकते, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो हीलियम में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मिनिमम है, तो उसको लिक्विफाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो लोवेस्ट वैन फोर्सेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, और जेनॉन में क्योंकि हम रेडॉन को कंसिडर नहीं करते हैं इन द प्रॉपर्टी डिस्कशन, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सो डिफिकल्ट टू लिक्विफाई दीज गैसेस। अगर आप ब्रॉडली कहो तो सभी इनर्ट गैसेस को लिक्विफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर विद इन द इनर्ट गैस देखा जाए तो हीलियम को लिक्विफाई करना सबसे डिफिकल्ट है, और जेनॉन को लिक्विफाई करना कंपैरेटिवली इजी है, तो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लिक्विफाई गेट्स इंक्रीज्ड, ओके। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अगर हम किसी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में लेते हैं, ठीक है, और उसको हीट प्रोवाइड करके
उसको वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 मोल सब्सटेंस को, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सॉरी एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और अगर हम इनको लिक्विड स्टेट में लेते हैं, प्लीज करेक्ट, और फिर गैस में कन्वर्ट करते हैं 1 मोल सब्सटेंस को, तो फर्स्ट केस को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और सेकंड को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब इनर्ट गैसेस में पहली बात तो वैन डर वाल्स फोर्स बहुत ज्यादा वीक है। बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्स बहुत ज्यादा वीक है, अगर आपने उनको लिक्विफाई कर भी दिया तो आप उनको इजीली थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करके वेपराइज कर सकते हो। ठीक है, तो इनकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है वो बहुत कम होती है। और विद इन द ग्रुप भी अगर आप देखोगे तो हीलियम में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लिजिबल है, छोटा सा एटम है। ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स तो साइज पे भी डिपेंड करते हैं ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन, जब आप नीचे आ रहे हो तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको वेपराइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हीलियम का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे कम है और ग्रुप में नीचे आने पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द जनरल फैक्ट्स, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि कौन से टेम्परेचर पे कौन सी गैस सॉलिडिफाई होती है। राइट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ये दैट इज यूनिक प्रॉपर्टी है इनकी। नोबल गैसेस शो अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू द लेबोरेटरी मटेरियल्स लाइक रबर, ग्लास, प्लास्टिक। तो इनको सील्ड कंटेनर्स में रखने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि मोनोएटॉमिक गैसेस है। ठीक है, तो बहुत इजीली ये रबर, कॉर्क, ग्लास उनमें से डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, नोबल गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द चारकोल, यस, इनका एड्सॉर्प्शन होता है चारकोल की सरफेस पे। और एड्सॉर्प्शन का भी लॉजिक क्या होता है, एड्सॉर्प्शन भी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, एग्री। और इंटरमोलिकुलर फोर्स साइज पे डिपेंड करता है, तो जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेंगे तो एड्सॉर्प्शन विल आल्सो इंक्रीज। तो कुछ रटने जैसा नहीं है। ठीक है, आइडियल कूलिंग एजेंट विच इज यूज्ड इन मेनी एक्सपेरिमेंट्स दैट इज हीलियम, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। देन टॉप टू बॉटम for the noble gases the melting point will obviously increase because intermolecular force and the size are increasing. van der Waals forces are highest in, किसमें ज्यादा होंगे, तो अगर आपको चार ऑप्शन में रेडॉन दिया हुआ है तो उसको रखना है, रेडॉन नहीं दिया हुआ है तो जेनॉन रखना है, बिकॉज van der Waals force increase down the group. क्लियर, तो रेडॉन ऑप्शन में है तो हमें रेडॉन लेना पड़ेगा। रेडॉन और जेनॉन दोनों ऑप्शन में होते तो भी रेडॉन लेते, और रेडॉन ऑप्शन में नहीं होता तो जेनॉन लेते हैं। ठीक है, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी इज हाईएस्ट फॉर, तो अगर हम वापस इंटरमोलिकुलर फोर्स पे बात आ जाएगी, यहाँ रेडॉन ऑप्शन में है इसलिए रेडॉन ले लेंगे क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा है, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा है, तो इजी टू लिक्विफाई। अगर रेडॉन ऑप्शन में नहीं होता तो जेनॉन ले सकते थे। ठीक है, हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज फॉर, अगेन सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स का लॉजिक लगेगा, तो किसके लिए सबसे ज्यादा होगी, रेडॉन के लिए। राइट, so this all for the general properties of the 18th group element. नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट सेक्शन में हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।